करना। नमस्कार मित्रों, मैं बांग्ला के और भारतीय साहित्य के भी मूर्धन्य कवि और लेखक शंकु घोष के बारे में आज आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ। शंकु घोष की कविता के बारे में तो बहुत लोग बोल भी चुके हैं और उनकी कविता कम से कम हिंदी में काफ़ी अनुदित हुई है और पिछले दिनों उनको बहुत पढ़ा और सराहा गया है। मैं उसके बारे में सिर्फ 4-5 बातें ही कहना चाहूँगा। आज मैंने 5 का ही 3 समुच्चय बनाए हैं। मैं उनके गद्य पर और उनकी आलोचना पर बात करूँगा, लेकिन उनकी कविता में आप साधारण की सुंदरता, विपुलता, संघर्ष और संभावना सब देख सकते हैं। वो असल में साधारण की सुंदरता, संभावना, विपुलता और संघर्ष के कवि हैं। दूसरा, आधुनिकता के अब भी बचे लालित्य के भी कवि हैं। आधुनिकता कुछ इतनी संत्रस्त और बिखरी टूटी रही है, उसके लक्षण यही रहे हैं कि उनके बरक्स जो लालित्य अभी भी बचा है, जो मनुष्य होने की सुंदरता अभी भी बची है, उसके भी वो कवि हैं। फिर वो एक बहुत समृद्ध और सचेत उत्तराधिकार के कवि हैं। सिर्फ बांग्ला में ही नहीं, और आगे जाकर स्पष्ट होगा जब मैं उन्होंने कुछ विदेशी मूर्धन्यों पर जब लिखा है उसको हम जानेंगे कि वो बहुत सचेत और समृद्ध उत्तराधिकार के कवि हैं। उनके यहाँ संवेदना, साहचर्य और सजगता ये सब साथ हैं। वो ऐसे कवि नहीं हैं जो हमको कहीं दूर अट्टे से बोलते हैं। वो ऐसे कवि हैं जो हमको अपने साथ लेकर चलते हैं, संवेदना में और सजगता में साझीदार बनाते हैं। और उनके यहाँ जो कविता का असली जादू है वो ये है कि वो सार्वभौम को स्थानीय और स्थानीय को सार्वभौम कर देते हैं। बड़ा कवि यही करता है और इसी पैमाने पर शंकु घोष बड़े कवि हैं। कवियों का गद्य रोचक होता है। हमारे यहाँ तो वैसे परंपरा में कहा गया है कि गद्यम कवि नाम निक्षः वदन्ति, तो गद्य कवियों का निकष है। तो अगर ये माने तो इस पर भी शंकु घोष एक बहुत असाधारण कवि और गद्यकार है। हमने रज़ा फाउंडेशन के माध्यम से पिछले वर्ष उनके 2 गद्य संग्रह प्रकाशित किए। एक शब्द की तर्जनी और दूसरा होने का दुख। और इन दोनों पुस्तकों से मैं आज उनके ही उद्धरण लेते हुए कुछ अपनी बातें कहूँगा। बल्कि अच्छा ये होगा कि मैं ज़्यादातर उनको बोलने दूँ, खुद अपनी ओर से ज़्यादा न जुड़ूँ। उनका ये जो संग्रह है निःशब्द की तर्जनी, इसमें उनका एक निबंध है शब्द की पवित्र शिखा। उसमें वो कहते हैं, इसका मतलब नए शब्दों की सृष्टि अंतिम बात नहीं है, शब्दों की नई सृष्टि ही मूल बात है। लेकिन शब्दों की नई सृष्टि किस तरह संभव हो सकती है? तब हमें याद आता है कि ग्रंथ कीट की भाषा नहीं, लौकिक भाषा, मौखिक भाषा ही कविता का अवलंबन है। कविता के शब्द
नामक कोई पृथक वस्तु नहीं होती। समस्त प्रचलित शब्द ही कविता के शब्द होते हैं। लेकिन यह बात भी आज कितनी पुरानी हो चुकी है। 150 वर्ष पहले वर्ड्सवर्थ ने इस तरह की बात कही थी। ठीक यही प्रेरणा विटमैन या कि आर्नो होल्ड्स की भी थी। 30 वर्ष पहले भी कवि की मूल घोषणा यही थी, और आज भी बीट कवि या फिर सुभाष मुखोपाध्याय भी उसी तरह से सोच रहे हैं। तो ये जो पहचान है कि कविता के शब्द अलग नहीं हैं, वो वही शब्द हैं जो प्रचलित हैं, उन्हीं से कविता बनती है, और उन्हीं की साधारणता में एक असाधारणता के निवेश से संभवतः कविता का जादू पैदा होता है। आगे वो कहते हैं, आपाततः बुरे शब्द की वजह से नहीं, उसके विरुद्ध आपत्ति उसके स्वयं प्रकट अस्तित्व की वजह से है। यहाँ तक कि सत शब्द भी कविता में ठीक उतना ही आपत्ति योग्य दिखाई दे सकता है, लोक नीति की ओर से नहीं बल्कि साहित्य नीति की ओर से। ये सहज सी बात भी इसलिए याद दिलानी पड़ी कि शब्द की किसी अस्पृश्यता को प्रतिपन्न करना मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरा भी विश्वास है कि सभी शब्द कविता के शब्द हो सकते हैं, लेकिन शब्द लक्ष्य भ्रष्ट और उद्देश्यहीन नहीं होने चाहिए। समग्रता के साथ वह समवाय को विच्छिन्न कर ले, और विस्मय का आघात ही एकमात्र वरेण्य है। अंत में कवि ऐसा गलत न सोच बैठे। तो ये बार बार इसरार करना कि कविता के शब्द जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, कविता में शब्द आकर एक नई गरिमा, एक नई आभा, एक नई चमक पाते हैं, लेकिन उनकी सटीकता जब तक नहीं होगी तब तक वो कविता में भी सार्थक उपस्थिति नहीं बनेगी। इसी में आगे, और उनका एक बड़ा अच्छा शब्द है जिसका हमको हिंदी आलोचना में थोड़ा अधिक उपयोग कर सकना चाहिए। लगता है इन सब के बाद भी कुछ बचा रह गया है, छंद में नहीं, छंद स्पंदन में। जिस तरह दो भिन्न लोगों के बोलने का स्वर ठीक एक जैसा नहीं होता, भले वे दोनों एक ही शब्द को उच्चार रहे हों, ठीक वैसे ही यही स्वर, यही स्पंदन दो कवियों के बीच एक प्रकार की स्वतंत्रता का अवकाश तैयार कर देते हैं। हालांकि ये भी ठीक है कि भद्रता का कंठ एक प्रकार की रीति में आबद्ध होने के कारण कई बार सुंदर लेकिन निर्जीव होता है। बात कहने का सही स्वर केवल अंतरंग मित्रों के साथ बातचीत के दौरान ही पता चलता है। कविता भी उस अंतरंग व्यक्तित्व के स्वर की तलाश करती है। तो ये जो छंद स्पंदन है और कैसे वो कविता में लाया जाए, कविता की जो तलाश है उसमें वो शामिल हो, ये बहुत विचारोत्तेजक और सोचने की बात है। उनका दूसरा निबंध है लेखक की नियति, और इसको लेकर हम लोग कि लेखक का क्या भाग्य है, क्या नियति है, और साहित्य की क्या नियति है, बहुत चिंतित रहते हैं, और ये हमारी चिंता का वाजिब मुद्दा भी है। उस पर शंकर घोष क्या कहते हैं? दरअसल सत्य को कभी भी एक पार्श्व से नहीं देखा जा सकता। उस तरह से देखने पर उसका केवल आधा चेहरा दिखाई देता है, और आप तो जानते ही हैं कि अर्ध सत्य से अधिक भयावह और कुछ नहीं होता। भाषा धुंधला कर देती है, भाषा प्राचीर है। यह वैसा ही है सत्य का भाषा का चेहरा, और सत्य का आधा चेहरा। नीरवता चाहिए। इस बात को भी यदि कोई शाब्दिक अर्थ में सोचने लगे, यदि कोई उम्मीद करे कि अब से आप खामोश होकर घर पर या फिर प्रकृति की गोद में बैठे रहेंगे,
तो भी निश्चित रूप से गलती करेंगे। भाषा कोई काम नहीं करती, राजनीति हमारे लिए विवेच्य नहीं है। यह बात कहने के लिए भी क्या आपको कई पृष्ठों तक भाषा का उपयोग ही नहीं करना पड़ता, और थोड़ी बहुत राजनीति का भी। अगर ऐसा होता है फिर तो यह प्रमाणित ही हो जाता है कि यही लेखक का काम है, भाषा के द्वारा ही भाषा के झूठ पर विजय पाना। इसको फिर से सुनिए, यही लेखक का काम है, भाषा के द्वारा ही भाषा के झूठ पर विजय पाना। सच्चे लेखक तो भाषा में सत्य को ही उचारना चाहेंगे, वे भाषा के भीतर ही नीरवता के आभार विस्तार को पकड़ना चाहेंगे। इतनी सूक्ष्म बातें हैं जो एक कवि ही मेरे हिसाब से कविता के बारे में कह सकता है, क्योंकि उसकी सारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं और सच्चाइयों से वो वाकिफ़ है। उनका एक निबंध है प्रतिष्ठान और आत्म प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ भी इस पर बात हुई है। प्रतिष्ठान विरोध एक बड़ा साहसिक मामला माना जाता रहा है, लेकिन उसमें एक और पक्ष जोड़ते हैं शंकर घोष, वो है आत्म प्रतिष्ठान। और वो कहते हैं प्रतिष्ठान के विरुद्ध चिरंतन अभियान इसीलिए है, प्रतिष्ठान इस षड्यंत्रमय अभियान को स्वीकार कर लेता है, वह दूसरों को भी स्वीकार करवा लेना चाहता है। वह सत्य के चेहरे को एक छद्म सामाजिकता से ढक कर रखना चाहता है, इसीलिए प्रतिष्ठान मिथ्याचारी होता है। इस झूठ का प्रताप इतना भर है कि वह मनुष्य को जीवन के मायने भुलवा देता है, और तब साहित्य जगत का वो विरोधाभास पैदा होता है, यह पैराडॉक्स। सबके लिए लिखना ही जीवन के लिए लिखना नहीं होता, सबको लेकर लिखना ही जीवन को लेकर लिखना नहीं होता। जो जीवन छिपा हुआ है, जिस जीवन से बचकर रहने में ही लोगों को सुकून महसूस होता है, अगर उसकी तस्वीर उनके सामने रख दी जाए तो लोग हठात अपने आप को नहीं पहचान पाते। इसलिए जो कवि जीवन की बातें लिखते हैं, किस्मत से शायद वही जीवन विरोधी कवि के रूप में चिन्हित होते हैं, जिस तरह एक दिन जीवनानंद दास हुए थे, क्योंकि प्रतिष्ठान मनुष्य को सदैव उसके लक्ष्य छद्म जीवन से ही परिचित कराना चाहता है। फिर आगे वो कहते हैं, आज के कवि यदि खुद ही अगोचर में वैसे किसी प्रतिष्ठान में तब्दील हो जाएं, तो फिर वह डर की ही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसे तोड़ना ही होगा। क्या वे खुद से तोड़ेंगे या फिर औरों पर ये जिम्मेदारी आएगी? लेकिन इस सब के बीच ये याद रखना ठीक होगा कि बाहर से खुद को किसी प्रतिष्ठान के साथ जोड़ भर लेना डर की बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से असंभव नहीं है कि शारीरिक रूप से किसी प्रतिष्ठान के साथ जुड़कर भी कोई खुद को विच्छिन्न रख सकता है। यह असंभव नहीं कि इसके ही फलस्वरूप एक प्रतीक्षित विरोध उत्पन्न होता है। बाहरी और भीतरी निरंतर संघर्ष के फलस्वरूप कवि अपनी कविता के क्षणों में एक तीसरी सत्ता में पहुंच सकता है, जो सत्ता कभी भी प्रतिष्ठान मुखी नहीं होती, जो सत्ता गूढ़ रूप से प्रतिष्ठान विरोधी है। खुद के साथ ही खुद का यह विरोध है। प्रतिष्ठान और लेखक के संबंधों को जितनी सूक्ष्मता से देख रहे हैं शंकर घोष, वो बड़ी असाधारण बात है, और वो दोनों चीज़ों की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तो ये प्रतिष्ठान का विरोध करना तो ठीक है, लेकिन स्वयं आत्म प्रतिष्ठान में बदल जाना बेठीक है। और दूसरा ये कि आप प्रतिष्ठान के साथ ऊपरी तौर पर साथ रहते हुए भी
अपनी रचना में प्रतिष्ठान विरोधी हो सकते हैं। उनका एक और निबंध है विशेषणहीन कविता। आपको याद होगा एक ज़माने में इज़रा पाउंड ने किसी युवा कवि को ये सलाह दी थी कि उसको 2 चीज़ों का निषेध करना चाहिए, विशेषणों का और भाववाचक संज्ञाओं का। तो ये जो निबंध है वो इस विशेषणहीन कविता के बारे में कुछ और बात कहता है। कवि और उनकी कविता के पास एक ही तत्व होता है, वह उनके जीवित रहने का तत्व। वे जीवित हैं, वे हर प्रकार से जीवित रहना चाहते हैं, वे जीवन से प्यार करते हैं। जो कुछ भी इस जीवन के पथ पर, जीवन की स्वस्थता के पथ पर बाधा बनकर खड़ा हो जाता है, वे उन सभी को तोड़ डालना चाहते हैं। चेतन में अधिचेतन, अवचेतन, प्रकृति, प्रेम, इतिहास, दर्शन, व्यक्ति, समाज में घुल मिलकर ही वे पूर्णांग रूप से जीवित रहते हैं। यह जीवित रहना ही उनका कविता जीवन है। यानी कविता, कवि का जीवन उसकी कविता का जीवन है। वो उसमें ही वो एक तरह से पर्याप्त है। इस जीवन यापन को लेकर एक विशेष सोच उनकी होगी ही, और धीरे धीरे वह आकार भी लेती होगी। कविता खुद उनके जीवन की अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति शतमुखी होता है, वह खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है। वह जिस तरह से जीवित है, जिस तरह वह जीवित रहना चाहता है, उसी को वह कहना चाहता है। वह उसे अपनी भाषा में कहना चाहता है। जो व्यक्ति प्यार करता है, उस जैसे किसी भी व्यक्ति के अपने जीवित रहने का यह ढंग यदि उसकी अपनी भाषा में रूपाकार धारण कर सके तो वही उसकी कविता होगी। वह कविता किसे अच्छी लगेगी उसका हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है, हिसाब का कोई मौका भी नहीं है। जीवन में जिस तरह यह हो सकता है कि किसी को कोई ख़ास तरह का व्यक्ति पसंद आता है, किसी को किसी और तरह का, ठीक वैसे ही कोई ख़ास तरह की कविता को पसंद करता है, दूसरे किसी और ढंग की कविता को चाहते हैं। लेकिन किसे पसंद आएगी ये सब सोच कर तो कोई कविता नहीं लिख सकता। कवि इतना भर कर सकते हैं कि वे सचमुच जो सोच रहे हैं, वे जो कुछ सच में करना चाहते हैं, उतने भर को यथासाध्य कह दें। और यही सत्य उनका क्रमशः जन्म ले रहे एक काव्य तत्व का निर्माण करता है। तो 2 बातें जो शंखघोष कह रहे हैं, एक तो काव्य तत्व का निर्माण करने की जिम्मेदारी स्वयं कवि की है, और वो तभी निभाई जाती है जब अपने सच को यथासाध्य कवि कह दे। और दूसरी बात ये कि उसे इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि किसी को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा। इस पुस्तक का जो अंतिम खंड जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ वो है अविश्वास का यथार्थ। और ये सोचिए कि ये निबंध लिखा गया है 2002 में, और इसके कितने अनगूंजें आज हम सुन सकते हैं। याद रखना होगा कि ये केवल शरीर नहीं है, वह एक मन भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, इनके सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। फिलहाल चलिए हम उसे शरीर कहते हैं। समूचे भारत में शाखाओं प्रशाखाओं के रूप में फैले इस शरीर के कामकाज के लिए कई प्रकार की वाहनियों की व्यवस्था की गई है।
महिला मोर्चा, राष्ट्र सेविका, दुर्गा वाहिनी, युव मोर्चा, बजरंग दल, शिवसेना, वन कल्याण, वनवासी कल्याण आश्रम या फिर स्वदेशी जागरण मंच अंचल, राज्य, जिला, नगर की परंपरा में विन्यस्त करके प्रचारकों को जहर फैलाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसे प्रचारकों और कर्मियों से देश भरा जा रहा है, यहाँ तक कि यह कोलकाता शहर भी। यह विपत्तिजनक है, ये सच है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वर्णित इस शारीरिक विस्तार के बाहर भी वह कीट अनेकानेक मन पर अपनी सांसें छोड़ पा रहा है। इस समय सबसे आतंकजनक यही है। आतंकजनक यह है कि उसके मेरे आसपास जो सहज साधारण लोग हैं, जो आरएसएस या बीजेपी के नहीं हैं, पीएचपी या एबीपीवी के नहीं हैं, उनके मन में भी अविश्वास और विद्वेष का एक वातावरण फैलता जा रहा है। देश के प्रमुख दो धर्म संप्रदायों में पारस्परिक अपरिचय इतना व्यापक है और संपर्क के रास्ते इतने सकरे कि इसी का फ़ायदा उठाकर विच्छेद का रास्ता और भी लंबा होता जाता है। और फिर आगे वो इस एक दूसरे पक्ष की ओर इशारा करते हैं, जो एक कवि की सम्यक दृष्टि का ही परिचायक है, उसकी दूरदृष्टि का भी और सम्यक दृष्टि का भी। एक उल्टी दिशा की गलती भी हम बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं। इस्लाम के सांप्रदायिक प्रचार गांव-गांव में किस तरह धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और मानसिक एवं सामाजिक विच्छिन्नता के लिए उकसा रहे हैं, हमने उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की। इस चुपचाप निकल जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप थोड़ा थोड़ा करके हिंदू सांप्रदायिकता की ओर बहुत सारे अनिश्चित मध्यमार्गी मन झुकते चले गए। सांप्रदायिकता का शोर और धर्मनिरपेक्षता की चुप्पी, या फिर उसे चुप्पी न कर कहा जाए, एक प्रकार की पक्षधर आवाज़, ये दो शक्तियाँ एकत्र होकर फासीवाद के रास्ते को सुगम बनाने के लिए मध्यमार्गी उस स्तर को एक अशुभ हिंदू राष्ट्रवाद की ओर खींच रही है। शंख घोष 2002 में एक कवि जनोचित भविष्यवाणी कर रहे हैं। कवि का काम भविष्यवाणी करना नहीं है, पर वो अपने संवेदना तंत्र से, वैचारिकता से ये भांप लेता है कि आगे क्या होने जा रहा है। शंख घोष यूँ तो बांग्ला के कवि थे और बांग्ला साहित्य और कविता के बारे में उनकी जानकारी बहुत प्रखर और सघन थी, लेकिन उनकी मानसिकता में, उनके वैचारिक कर्म में का एक दूसरा बड़ा पक्ष है, उनकी विश्व के कुछ प्रमुख लेखकों के बारे में प्रतिक्रिया और उनकी कृतित्व का, उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण। ये इस दूसरी पुस्तक में, और इसके अनुवादक हैं उत्पल बनर्जी, दोनों पुस्तकों के होने का दुख, उसमें इकबाल क्यों, ये बड़ा विचित्र है कि 1988 में शंख घोष इकबाल पर विचार करते हैं। तब तक इकबाल की जो छवि रूढ़ हो चुकी है, वो एक संकीर्ण इस्लामवादी पाकिस्तान के वैचारिक प्रणेता के रूप में है, और इसको हिसाब में लेते हुए शंख घोष एक उचित जिज्ञासा करते हैं। फिर उनकी सम्यक बुद्धि का प्रमाण। रवींद्रनाथ यदि नई सभ्यता के विन्यास के बारे में सोचते हुए तपोवन वाले भारतवर्ष का वर्णन कर सकते हैं,
यदि पुराण या उपनिषद के विभिन्न श्लोकों में वे बार बार प्रश्रय की खोज करते हैं, तब क्या हम उन्हें विशेष रूप से सांप्रदायिक मानते हैं? तो फिर इक़बाल भी कुरान में तमाम समाधान सूत्रों की तलाश क्यों नहीं कर सकेंगे भला? जावेदनामा या शाश्वत की गाथा में उन्होंने लिखा था, कुरान क्या है? मौत का परवाना मालिक के लिए, और अन्नहीन है जो सर्वहारा दास, कुरान आश्रय है उनका। हम जो जहाँ हैं सभी एक ही आसन पर बैठकर रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं। हम और हमारे वंशज सबकी एक ही आत्मा है। आत्मा के भीतर जो उतर आए, यह आत्मा में हो जाए बदलाव, जो बदल जाए आत्मा, तो यह समूची धरती बदलाव से हो उठे विभोर। और वो उदाहरण देते हैं, जावेद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। तो ये जो इक़बाल का दुचित्तापन है, उनकी जो दुविधा है, उसको पहचानते हैं एक कवि की तरह। एक बड़े कवि में जो दुविधा है उसको शंखघोष रेखांकित करते हैं और इस पर बल देते हैं कि हमको इक़बाल को जानना चाहिए। वो जिस देश की कल्प सृष्टि करते हैं अपने जावेदनामा में, उसका एक अंश है, मशीनों के दानों में इतनी कुव्वत नहीं कि कुदरत को वश में कर ले, उसके धुएं से भरा नहीं है उस मुल्क का आसमान, लगातार काम कर रहे हैं जो किसान, उन्हें नसीब है दिए की रोशनी। ज़मींदारों को उन्हें कोई डर नहीं, दिन रात पानी की चिंता में परेशान, ऐसी नहीं है उनकी काश्तकारी, उनकी फसलों पर नहीं कब्ज़ा किसी और का, न लश्कर न कोई फ़ौज। उस मुल्क में हत्या और संघातों से वे नहीं जुटाते अपना भोजन। झूठ लिखकर, झूठ फैलाकर मशहूर नहीं होता लेखक। बेरोज़गारों का शोर नहीं वहाँ बाज़ारों में, भिखारियों की करुण रुलाई से कानों की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। ये एक कल्प सृष्टि है। सोवियत यूनियन को लेकर उत्साहित थे इक़बाल, उसका ये बखान है। तो इसको हिसाब में लेते हैं शंखघोष। दूसरे लेखक जिनकी ओर उनका ध्यान जाता है वो है फ्रांस काफ्का। फ्रांस काफ्का के बारे में वो लिखते हैं, काफ्का ने फेलिस को वो चिट्ठी लिखी थी जहां उन्हें लगा था कि उनके लिए ह्यूमन ट्राइब्यूनल ही केवल विवेचन योग्य है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। मानवीय विवेचना की यह दृष्टि आँखों के सम्मुख रहती है। इसीलिए काफ्का अपनी रचनाओं में किसी सहज समाधान के पथ की कामना नहीं करते। वे केवल दलित आत्मा की श्वास को छुपाए रहना चाहते हैं। हमारे समाज में तमाम पुराने दुर्गों के भीतर फिर से नए नए दुर्ग निर्मित होते जा रहे हैं। रंग और रूप में बदलाव के बावजूद कुछ और दिनों तक और भी नए ढंग के दुर्ग गढ़े जाएंगे। सरल आशावाद के बाहर खड़े होकर तब काफ्का इन सब को समझने में शायद हमारी मदद ही करेंगे। काफ्का का लेखन हमें सामाजिक बोझ से विच्छिन्न नहीं कर देता। विच्छिन्नता के हाहाकारों को दिखाते दिखाते वे तो संयोग की इच्छा को ही मूर्त कर देते। उत्पीड़न को प्रकट करके वे जीवित रहने का ही एक ढंग हमें सिखाते हैं। हमें अब भी काफ्का को कम से कम इस उपलब्धि के लिए तो पढ़ेंगे, हम अब भी काफ्का को कम से कम इस उपलब्धि के लिए तो पढ़ेंगे ही कि जीवन के बहिर्मंडल में किसी एक शून्यता के बोध का मतलब विकल नैराश्य का बोध नहीं है। विच्छिन्नता की परती को उघाड़ कर देखने का मतलब उस विच्छिन्नता को स्वीकार कर लेना नहीं है। केवल कहीं पर भी परम कुछ नहीं है। एक उत्तर के बाद ही दिखाई देता है एक नया प्रश्न, सीढ़ी के बाद एक और सीढ़ी। इस बात को समझ लेने पर हम थोड़े में ही शायद नहीं टूट जाएंगे,
हमें सिर्फ उस राजदूत का निरंतर आना दिखाई दे सकेगा, किसी सरल मैदान प्रांतर को पार करते हुए नहीं, बल्कि प्रकोष्ठों के बाद प्रकोष्ठों में भटकते भटकते जो अंततः कभी भी मेरी खिड़की तक नहीं आएगा। लेकिन इस बात को समझ लेने का मतलब जीवन का प्रत्याख्यान करना कतई नहीं है। प्रत्याख्यान केवल उसे सरल करके दिखाने के किसी पलायनवादी ढंग का है। हमारे यहाँ भी काफ्का को लेकर बड़ी बहस होती रही है और उनकी जो रूढ़ छवि हमारे अनेक प्रगतिशील जनवादी मित्रों ने बना रखी है वो यही है कि वो हमको सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं और हमें एक तरह की शून्यता में, एक तरह के निर्भाट अकेलेपन में फेंक देते हैं। शंख घोष इससे बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं कि कैसे काफ्का को पढ़ने और समझने का मतलब जो हो रहा है उसका प्रत्याख्यान सरल करके दिखाने की किसी पलायनवादी ढंग का है। हम निरंतर सरलीकृत करना चाहते हैं और काफ्का हमें इससे विरत करना चाहते हैं। पिकासो के बारे में तो बहुत लिखा गया है और जो बात जिस पर ध्यान दिया है शंख घोष ने वो पिकासो के लिखने, उन्होंने 2 नाटक लिखे और कविताएं भी लिखी। उनका एक नाटक था डिज़ायर अंग्रेज़ी में, तो उसका जो मंचन हुआ है, उसकी जो रंग प्रस्तुति हुई पेरिस में उस ज़माने में जबकि नाज़ी जर्मनी काबिज़ हो चुका था फ्रांस पर, तो उसका बखान है और ये इतना रोमांचक है कि कितने बड़े लोग एक रंग प्रयत्न में शामिल थे। जरा सुनिए। मंचाभिनय का कोई उपाय नहीं था, लेकिन विभिन्न देशों में डिज़ायर का नाट्यपाठ कई बार हुआ था, जिन नाट्यपाठों में कभी डिलन टॉमस जैसे कवि मौजूद रहते थे, कभी ज़ियापाल सात्र जैसे कोई मनीषी। 19 मार्च 1944 को शाम के 7 बजे किया गया इसका पहला पाठ बहुत ही यादगार था। इसके ठीक 2 सप्ताह पहले कंसंट्रेशन कैंप में कवि मित्र मैक्स जेकब की मृत्यु हो गई थी। मिशेल लेरी के घर में तमाम बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए। संचालन काम्यू ने किया। नाट्यपाठ दोरा मार, मिशेल और लुइस लेरी, सिमा दबुआ और ज़ां-पॉल सार्त्र जैसे कई और लोगों ने किया। लगभग 100 श्रोताओं में बहुत सारे लेखक, कलाकार और अभिनेता भी थे। एलुआर और पिकासो भी थे। बहुत से श्रोताओं को खड़े रहना पड़ा। बहुत से लोग पास वाले कमरे में बैठे थे। श्रोता इतने अभिभूत थे कि और भी कई बार उस पाठ की व्यवस्था करनी पड़ी थी। बोवार ने अपने संस्मरण में लिखा है, कामू के हाथ में एक लंबी सी छड़ी थी। तय हुआ था कि जब इस छड़ी को ज़मीन पर ठोकेंगे तो समझा जाए कि दृश्य बदल रहा है। संवाद के आरंभ होने के परिवेश और चरित्र का विवरण भी वे दिया करते थे। इसके साथ ही बुआ यह भी बताना नहीं भूली कि पिकासो की मामूली सी बातों या उनकी भंगिमा को भी उनके अनुयायियों ने असाधारण महत्व मिलता था। इसलिए पाठ के बाद सब लोग उनका अभिनंदन करते थे, लेकिन सार्थ या कामू या फिर स्वयं उनके लिए यह मामला निहायत हो हुल्लड़ के अलावा और कुछ नहीं था। उन्होंने इसे नितांत खाम ख्याल के हिसाब से ही देखा था। सचमुच ऐसा ही है। सार्थ ने उस समय के विषय में चर्चा करते हुए कुछ ही दिनों बाद लिखा कि जर्मनी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के दिनों में सभी के मन में नाज़ी जहर प्रवेश कर रहा था। इसलिए हमारी हर एक न्याय संगत सोच ही हमारी एक बड़ी जीत थी। सर्वशक्तिमान पुलिस ज़ोर ज़बरदस्ती हमारी आवाज़ को रोकना चाहती थी। इसीलिए हमारे प्रत्येक शब्द आदर्श घोषणा की तरह बहुमूल्य हो उठे थे।
पिकासो के शब्दों के माध्यम से भी क्या वैसी ही कोई घोषणा सुनाई नहीं दे रही थी? रिल्के सब जानते हैं कि रिल्के को कम से कम पश्चिम में लगभग ऐसा मतैक्य बन गया है कि 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े विश्व कवि रिल्के ही है। और उनकी जो एलिजीज हैं, जो शोक गीत हैं, उन पर शंकु घोष ने जो टिप्पणी की है, दोनों एलिजीज के पोलिश अनुवादक को रिल्के ने एक चिट्ठी में लिखा था, इन एलजियों में जीवन और मृत्यु की स्वीकृतियाँ एकाकार हो गई हैं। यहाँ पर हमारे जैसे अनुभव हैं, जैसे उद्यापन हैं, उस तरह यदि इसके एक को छोड़कर सिर्फ दूसरे के विषय में सोचूं तो फिर इसकी सीमाबद्धता हमें अनंत से दूर हटा देती है। मृत्यु जीवन की वह दिशा है जिससे हमने मुंह फेर रखा है, हमने जिस पर प्रकाश नहीं डाला। हम अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चेतना तक पहुंचना चाहते हैं। वह चेतना एक ही साथ इन दो बाधा बंधित रहित प्रदेशों में आश्रय पाती है। इस पार जैसा कुछ नहीं होता, उस पार जैसा भी कुछ नहीं होता। केवल एक महान ऐक्य है और उस परमता को पा चुके हमारे देवदूत हैं। फिर ये तो रिल्के का अपना पत्र है, इसके बाद शंकु घोष कहते हैं, तो फिर रिल्के के विचार से मृत्यु अस्तित्व का कोई अवसान नहीं है। यह मानो मनुष्यों को अतिक्रमित करता कोई अस्तित्व भी नहीं है। मृत्यु मानो जीवन का ही कोई चलायमान एक स्तर है। इस तरह से देखने पर इंसान एक दिन अपनी मृत्यु के अनुभव को अपने ही अंतर्गत के रूप में जान सकता है। किसी भी मनुष्य की मृत्यु मानो मेरी ही एक टुकड़ा मृत्यु है। जीवन जिस अंत की प्रतीक्षा में रहता है, इन सब मृत्यु धाराओं के माध्यम से मानो उसी की तैयारी होती रहती है। और तब मृत्यु रिल्के को भयानक नहीं लगती, वह जीवन की सबसे बड़ी घटना मात्र बन जाती है। इसी में आगे चलकर रिल्के का एक उदाहरण है, भय के विरुद्ध लड़ने के लिए मुझे रात भर लिखना पड़ता है। तो लिखना एक स्तर पर मृत्यु को जीवन में आत्मसात करना है और दूसरे स्तर पर भय से मुक्ति पाने की चेष्टा करना। रवींद्रनाथ के जो बहुत ही आधिकारिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनमें शंकु घोष रहे। उनका रवींद्रनाथ पर लिखा जो आलोचनात्मक साहित्य है वो लगभग क्लासिक का दर्जा रखता है। और उन्होंने जितनी गंभीरता से रवींद्रनाथ को समझने की कोशिश की है, उनके सभ्यता उपक्रम को, उनके नाटकों को, उनकी कविता को, उनके उपन्यास को, उनके चरित्रों को, उनकी भूमिका को, वो बहुत ही अद्भुत और लगभग अद्वितीय है। वो नीत्शे से रवींद्रनाथ की, ये एक कवि है जिसके लिए संसार के बहुत सारे चिंतक, विचारक, लेखक एक ही वितान में हैं और वो उनसे संवाद कर रहा है। समकक्षता के स्तर पर अपने को बिना कोई नाटकीयता
किए, बिना कोई ऐसा दावा किए स्थापित कर दिया। रवींद्रनाथ के बारे में देखिए क्या कहते हैं। इस पार और उस पार, इनके बीच वे एक जोड़ की तलाश करते हैं। नीत्शे ने कहा था, मनुष्य एक सेतु की तरह है, मानो वह अवमानव और अतिमानव के बीच एक सेतु है। वह जो स्वयं कोई परिणाम नहीं, उसमें से होते हुए कोई बड़ा परिणाम अर्जित हो रहा है। नीत्शे को लगा था कि यही मानवीय साधना है। रवींद्रनाथ की दुनिया और नीत्शे की दुनिया में दुस्तर व्यवधान है, लेकिन यहाँ पर मानो वे दोनों एक जैसी बात कह सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक महिला ने कहा था, आज चांदनी रात में सभी गए हैं वन में, गीत थोड़ा स्त्रीण है। बात गलत नहीं है, लेकिन तभी हमें रवींद्रनाथ का यह बोध याद आ जाता है कि हम सभी के भीतर एक नारी सत्ता पूंजीभूत रूप से विद्यमान है। इस नारीत्व ने ही मानो उस श्वेत को तैयार किया है। इसी सेतु पर से कवि स्वयं को उनकी रात के हाथों में सौंप देते हैं, उनकी सृजनात्मकता के हाथों में। बहुत नम्र है उनकी भूमिका। वे उनके कमरे को सिर धोकर रखेंगे और एक आविर्भाव की प्रतीक्षा करेंगे। हमने अपने कवि से ठीक वैसे ही गीत सुने हैं। मेरे इस कमरे को बड़े जतन से धोना पोंछना होगा मुझे, जागना ही होगा मुझे, तो क्या पता वो कब आ जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इसके साथ धर्म चेतना का कोई अटूट संबंध नहीं है। जो मैं कहूँ तो जीवन चेतना ही धर्म चेतना है, शिल्प चेतना ही धर्म चेतना है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण स्थापना है, मैं समझता हूँ शंखघोष की, कि शिल्प चेतना और जीवन चेतना और धर्म चेतना ये एक साथ है। और शिल्प चेतना भी धर्म चेतना, इस अर्थ में कि शिल्प कविता का धर्म है। वो क्या करती है शब्दों से, भाषा से क्या करती है, रूपाकार से क्या करती है, ये उसका धर्म तय करता है, यानी उसका कर्म तय करता है। और यहाँ कर्म और धर्म के बीच जो द्वैत है वो अपने आप तिरोहित हो जाता है। फिर शंखघोष कहते हैं, हमारी मुश्किल ये है कि वर्तमान सभ्यता हमें एक ऐसा आत्म केंद्रित भोगवाद और अतल सुविधावाद सिखा रही है जिससे जीवन यापन के एकदम बाहर के सुख को ही हम लोग देख पाते हैं। भीतर की ओर देखने में हमें आत्मीय आलस्य और अनिच्छा महसूस होती है। किसी तरह के दैनंदिन को काटते जाना ही अब हमारा परम लक्ष्य बन गया है। दिन भर में पारिवारिक रूप से भी एक दूसरे को चेहरों की ओर देखने का अवसर हमारे लिए कम ही है, सामाजिक तो दूर की बात। वहीं पर अपनी चरम क्षति के रूबरू न खड़े होने को जी जान से कोशिश में, भूले रहने की कोशिश में हम कुछ नशीले अवलंबन तलाशते रहते हैं। और तब वही गीत, वही लेखन हमें अपना लगने लगता है, जहाँ पर उन सबको पहुँच देने वाले क्षणों की उत्तेजना रहती है। लेकिन वह उत्तेजना कहाँ स्तिमित हो गई। खुद के साथ एक बार खुद बातचीत की कोशिश करने पर उस जीवन को सचमुच समझ लेने की ज़रूरत आन पड़ती है। ठीक तभी हमें रवींद्रनाथ की ज़रूरत महसूस होती है। किसी भी उम्र में हम सभी को वही ज़रूरत है। यह जो इतना बड़ा जीवन है, यदि किसी को कभी इसके हरेक कोण को छूकर देखने की इच्छा होती है तो फिर उसे रवींद्रनाथ की ओर लौटने की ज़रूरत होगी। जिस तरह एक व्यक्ति मृत्यु के रूबरू स्मृति में लौट आता है, या फिर ऐश्वर्यमय चकाचौंध के देश से किस तरह एक व्यक्ति सतर्कता के साथ किसी गरीब देश में लौट आता है। एक लेखक की, एक बड़े लेखक की हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, इस पर इससे अधिक रोमांचक और मार्मिक और सूक्ष्म टिप्पणी
मैं सोच भी नहीं सकता। शंखो घोष जितने बड़े कवि हैं, संभवतः वो उतने ही बड़े आलोचक भी हैं, और उनकी आलोचना बौद्धिक विश्लेषण और तार्किक संगति, इस सब का निर्वाह करते हुए मर्म स्पर्श करती है। वो छंद स्पंदन उस आलोचना में है जिसका लगभग स्वभाव से आलोचना प्रतिषेध करती आई है। इसलिए ये कवि की आलोचना है। लेकिन आप देखें कि ये कवि पिकासो को, काफ्का को, इसमें एक निबंध लुकाच को, इन सब को अपने परिसर में रख रहा है, उनसे संवादरत है, और कविता के मर्म को और जीवन के मर्म को और हमारी स्थिति के मर्म को एक साथ गूंथता चलता है कि हम अपनी जगह भी पहचानते हैं, उस जगह को गंवा देने का जो विषाद है उससे भी रूबरू होते हैं, अपने एकांत को भी खंगालते हैं और अपनी सामूहिकता को भी देख पाते हैं। लेखक की एक सामूहिकता दूसरे लेखक भी होते हैं, और वो दूसरे लेखक ज़रूरी नहीं है कि आपके समकालीन हों, वो पूर्वज हो सकते हैं, वो अन्यत्र हो सकते हैं। कवि एक सामुदायिक कर्म में लगा है, इसका शंखो घोष से बेहतर प्रमाण संभवतः हमारे समय में और कोई नहीं है। ये बहुत उपयुक्त है और हिंदी की खुलेपन और ग्रहणशील परंपरा के अनुरूप है कि जन सुलभ पुस्तकालय ने शंखो घोष पर एक सीरीज़ वार्ताओं की आयोजित की है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और मेरी ये उम्मीद है कि हिंदी के रसिक पाठकों को इससे ये पता चला होगा कि एक कितना बड़ा कवि भी हाल तक हमारे बीच था, और कुछ ये भी कि एक बड़ा कवि क्या सोचता, हमें क्या सोचने के लिए उत्तेजित करता, हमें क्या सोचने में साझा करता है। धन्यवाद।